आज की चर्चा में हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट हैं इब्जा के, वंदना भारती जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल की, अजय गोयल हैं शिवाजी रोलर फ्लावर मिल के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत गोल्ड पर कुछ अलग अंदाज में करना चाह रहे हैं। गोल्ड पर प्राइस की बात हमने बहुत की कि रिकॉर्ड हाई गोल्ड बना रहा है, रोज एक बड़ी तेजी का माहौल बना हुआ है, आज भी दाम बहुत ऊपर गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त गोल्ड को लेकर दुनिया में क्या कहानी चल रही है। क्या गोल्ड में फिजिकल वर्सेस पेपर गोल्ड हो रहा है? क्या गोल्ड में न्यूयॉर्क वर्सेस लंदन हो रहा है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इस वक्त गोल्ड को लेकर बड़ी खलबली मची हुई है। कुछ कहानी जो चल रही है इस वक्त मार्केट में, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये कहानी चल रही है कि रिफाइनर्स ने सरचार्ज लगाना यहाँ पर शुरू कर दिया है गोल्ड पर। और अब यह है कि चीन और साउथ कोरिया में भी गोल्ड की कमी की खबरें आ रही हैं। लंदन वार्ड्स और रिफाइनरी के सरचार्ज लगाने से डिलीवरी में देरी हो रही है, डिलीवरी के लिए 3-4 हफ्ते का वेटिंग पीरियड है। इस तरह की बातें ग्लोबल मार्केट में इस वक्त चल रही हैं। और ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज पर कि उनके पास उतना सोना नहीं है जितना कि पेपर गोल्ड शो हो रहा है, और इसकी वजह से एक पैनिक मार्केट में बना हुआ है। मतलब ये कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि हर 1 ग्राम के बदले 100 से 600 गुना ज़्यादा पोजीशन पेपर गोल्ड में एलबीएमए में लिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक करेंसी की तरह से यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन एलबीएमए के पास खुद का अपना गोल्ड नहीं है डिलीवरी देने के लिए, उन्हें भी अपने मेंबर्स पर डिपेंड रहना पड़ रहा है। तो अलग अलग कहानियां हैं। इस कहानी को डिकोड करने के लिए हमारे साथ बुलियन मार्केट के जाने माने नाम पृथ्वीराज कोठारी साहब जुड़े हैं, जिनका बहुत लंबा अनुभव है और इन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव इस तरह के देखे हैं गोल्ड में। कोठारी जी, बहुत स्वागत है आपका। और आज चूंकि आपको जोड़ने का हमारा मकसद यही है कि आप अपने पुराने अनुभव के आधार पर हमें ये बता पाएँ कि इस वक्त जो दुनिया में गोल्ड को लेकर हो रहा है, क्या ये पहली बार हो रहा है या पहले भी इस तरह की कहानी हुई है? क्या वाकई गोल्ड में पेपर वर्सेस फिजिकल गोल्ड हो रहा है? क्या न्यूयॉर्क वर्सेस लंदन हो रहा है? क्या एलबीएमए की मोनोपोली तोड़ने की कोशिश हो रही है? तमाम तरह के डेवलपमेंट यहाँ पर हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि ये जो फिजिकल गोल्ड होल्ड करने की होड़ मची हुई है ग्लोबल मार्केट में, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको क्या दिख रही है? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा बहुत बार हुआ है, कोई पहली बार नहीं है कि लीज़ रेट जब बढ़ती है। इस समय पे क्या हुआ कि अगर आप नवंबर को डेटा देखेंगे कॉमेक्स के वॉल्ट का, तो उसमें 532 टन गोल्ड डिपॉज़िट था कॉमेक्स के अंदर डिलीवरी के लिए। अभी आप जो 6-7 फरवरी का मैंने डेटा देखा तो उसमें 1200 टन गोल्ड फिज़िकल वहाँ पे हुई है। तो मतलब जो ये बाइंग हुई है, वो यूएस की जब डिलीवरी पीरियड होता है तो उसमें उनको वो टाइम पे डिलीवरी देना होता है, नहीं तो डिफ़ॉल्ट हो जाता है। और लंदन से माल लिफ्ट करके वहाँ पे भेजना टाइम लगता है, तो अब वो सब पेपर ट्रेडिंग स्विप करते हैं कि अगर मेरा माल यूएस में पड़ा है तो मैं आपको लंदन में देता हूँ। तो इस तरह से लीज रेट जो बढ़ के हो गई थी 9 से 10% हो गई थी, जो इसके पहले 1.3% रेट पर, यानी 0.10% भी होता था, और वो बढ़ के 9 से 10 तक हो गई। तो इसका इफेक्ट ऑल ओवर ग्लोबल पे पड़ा कि डिमांड शॉर्ट हो गया और सब माल वहां पे ले रहे थे वापस। तो इस हिसाब से लंदन से अगर मैं माल लिफ्ट करके यूएस भेजता हूँ तो टाइम लगती है, तो स्वैप करते हैं कि अगर आपका यूएस में पड़ा है या आपका कहीं पे भी पड़ा है तो स्वैप करते थे। और टोटली पेपर ट्रेडिंग ही होता था कि एक एक रिसिप्ट दूसरे रिसिप्ट से होती है। जैसे यहाँ एमसीएक्स वॉल्ट में भी आप देखते हो तो कि सिर्फ रिसिप्ट चेंज होती है कि एक की डिलीवरी दूसरे ने ली, कोई फिजिकल मूव कभी होती नहीं थी। इस टाइम पे जो यूएसए में फिजिकल मूव हुई है, आप अभी देखिए 532 से लेके 1200 टन, इट मीन $100 बिलियन के ऊपर उन्होंने फिजिकल गोल्ड को बाय किया है। मतलब उन्होंने कॉमेक्स के अंदर डिलीवरी उतारी है और उतनी डिलीवरी हुई है। तो इसका मतलब लीज रेट सब जगह पे उसका इफेक्ट हुआ। इंडिया में आप देखोगे तो 8 से 9% तक का लीज रेट हो गया था, और वो भी रिसेट होता था एवरी 15 डेज में। आज कहीं पे जाके वो स्टेबल हुआ है, 2.80 कम हुआ है, आज 2.80 लीज रेट है, तो थोड़ा बहुत इसमें रिलैक्स हुआ है। तो अभी भी कॉमेक्स के अगर आप देखोगे तो $17-18 प्रीमियम चल रहा है फॉरवर्ड के ऊपर भी, अभी भी थोड़ा ज्यादा है। पर अब फिर फिलहाल थोड़ा ठंडा हो गया, तो मुझे लग रहा है कि अब वो फिजिकल डिलीवरी का इतनी जो मांग है वो थोड़ी कम हो जाएगी। राइट। अच्छा, ये आपने बढ़िया समझाया सर। लेकिन सर, क्या ये बात सही है कि गोल्ड की डिलीवरी लेने के लिए लंबी वेटिंग चल रही है? ये बात ठीक है सर, सही है ये बात? देखिए, अभी तक तो वही चल रही थी, क्योंकि एक वन साइड यूएसए में गोल्ड जा रहा था, तो हर जगह पे शॉर्टफॉल चल रहा था। अगर मुझे $20 ज्यादा प्रीमियम आता है तो मैं ऑब्वियसली जहां प्रीमियम ज्यादा है वहीं भेजूंगा। अच्छा। तो इस तरह से वहां पे सब माल एक ही तरफ जा रहा था, तो उस हिसाब से प्रीमियम में भी बढ़ोतरी हुई, लीज रेट में भी बढ़ोतरी हुई, प्राइस में भी हुई। और अगर आप देखोगे कि 40-40, 45-45 डॉलर तक का प्रीमियम हो गया था तक गया था ऊपर। यूएस में डिलीवरी का। हाँ, राइट।
राइट। अच्छा, एक कोठारी जी, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आरोप ठीक है जो एलबीएमए पर लग रहे हैं कि एलबीएमए प्राइस कंट्रोल करता है, और कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि एलबीएमए पर जितना ट्रेड होता है फिजिकल गोल्ड का 1 औंस का, उसके मुकाबले 100 से 600 गुना ज़्यादा तक पेपर गोल्ड में ट्रेड होता है। मतलब ये कि ये जो पूरा का पेपर गोल्ड का साइज है एलबीएमए का, वो पूरी तरह से बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड नहीं है, और प्राइस पर कंट्रोल करने का आरोप लगता है। ये बात ठीक है सर? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। देखिए, कोई भी अगर आप 5 टन सोना लोगे तो आप वहां पे उठाने नहीं जाओगे। अब 10 टन ट्रेड होती है। एलबीएमए की जो ट्रेड स्पॉट की होती है वो काफी भारी मात्रा में होती है और रिसिप्ट चेंज होती है। हाँ। फिजिकल मूव कहाँ होती है? जहाँ पे जैसे हमें इंडिया में इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे 995 किलो बार, वहां पे सब लार्ज बार 400 ऑन्सेस के बाहर होते हैं एलबीएमए वॉल्ट के अंदर। और अगर जैसे हमें डिलीवरी होती है, जैसे 100 किलो बार यहाँ पे है, 100 ग्राम्स के बार है, तो उसको रिफाइनर को फिर उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, उसको मेल्ट करके उसको बार बनाना पड़ता है। अच्छा। तो मोस्टली सिर्फ एलबीएमए के अंदर जो कंट्रोल होता है, जो गोल्ड के अगेंस्ट में होता है, उनको प्राइस से कोई लेना देना नहीं। जो भी ट्रेड होता है वो वहां से, समझो अफ्रीकन कंट्री ने समझो रैन रिफाइनरी ने माल को बेचा है और स्विट्जरलैंड में भेजना है, तो रिसिप्ट चेंज करते हैं, वहां से उनकी डिलीवरी होती है, क्योंकि इनका तो ग्लोबली वॉल्ट रहता है और ग्लोबली ये रिसिप्ट घूमती रहती है। तो इसमें कोई प्राइस मैनिपुलेट का या ऐसा कि स्टॉक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ टाइम बिंग रहता है कि आज अभी मुझे लिफ्ट करना है, और मेरे और नो डाउट है कि वहाँ पे एलबीए में अगर आप लिफ्ट करने जाएंगे तो वहाँ पे इतने मैन पावर नहीं है जितने आप इंडिया में समझते हो। हम्म। तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैन पावर की भी होती है। तो माल वहाँ पे अभी आप आज आप डिलीवरी का बोलोगे तो आपको 7 दिन के बाद में डिलीवरी का टाइम देंगे, या 6 दिन अच्छा। के। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा। अभी वॉल्ट पे गाड़ी भेज दो और ले लो, ओके, क्योंकि ऐसा वहाँ पे नहीं है। मैन पावर की भी प्रॉब्लम रहती है। तो इस तरह राइट। से होती है। हाँ। और रिसिप्ट की जो फिजिकल डिलीवरी होती है उससे 10 टाइम ज्यादा रिसिप्ट मूव होती है। अच्छा। तो अच्छा। रिसिप्ट के ऊपर ही बिजनेस पूरा होता है। ओके, आप तो कह रहे हैं कि रिसीट के ऊपर ही पूरा बिजनेस होता है। मतलब आप जो ऑडियंस इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप गोल्ड की वो कहानी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो बहुत दुर्लभ है। मतलब कोठारी जी जाने माने नाम है बुलियन इंडस्ट्री के, और आज इनको बुलाने का मकसद यही है कि गोल्ड पर प्राइस की बात बहुत हो गई, अलग अलग कहानियां हम रोज आपको बताते हैं, लेकिन आज इन डेप्थ कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट में चल क्या रहा है, कोठारी जी से बेहतर आपको डिटेल में इतनी ईजी लैंग्वेज में आपको कोई समझा नहीं सकता। कोठारी जी, एक बात और हो रही है एलबीएमए को लेकर, कह रहे हैं कि भाई एलबीएमए गैर जरूरी तरीके से प्राइस कंट्रोल करता है, जबकि उनके पास तो खुद डिलीवरी देने का मैकेनिज्म नहीं है। डिलीवरी के लिए उन्हें अपने मेंबर पर डिपेंड रहना पड़ता है। ये बात ठीक है सर? देखिए, एलबीए में एक संस्था है, ये गोल्ड को प्राइस से उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप समझ नहीं रहे। जैसे इब्जा एक संस्था है, इब्जा के मेंबर सब होते हैं जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं, जो ट्रेड करते हैं। एलबीए में एक ऐसी बॉडी है जो स्ट्रांग, इतनी स्ट्रांग बॉडी है कि जो हर चीज को कंट्रोल करती है। इब्जा कोई प्राइस सॉरी एलबीए में कोई प्राइस को कंट्रोल नहीं करता है कि प्राइस मूव कर सकते हैं क्या, बट उसके जो ट्रेडर होते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं, वो गोल्ड के जो मेंबर्स होते हैं, जो जैसे स्पॉट फिक्सिंग में होते हैं, तो स्पॉट फिक्सिंग के मेंबर होते हैं। फिर जो गोल्ड स्वैप होता है उसके मेंबर होते हैं। तो हर तरह से एलबीएम उनको सपोर्ट करती है। बट एक बॉडी है, एक जैसे अपने यहाँ सेबी कैसे है, वैसे वो एक एलबीएम एक बॉडी है। बट जिसकी जो है कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसमें कोई गवर्नमेंट के लॉ एंड रेगुलेशंस नहीं लगते हैं। अच्छा कोठारी, इस एपिसोड के बाद क्या आपको लगता है कि गोल्ड प्राइस पर या गोल्ड मार्केट पर जो एलबीएमए की अभी एक आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो मोनोपोली है, इस एपिसोड के बाद थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा सर? जो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई प्राइस पर चूंकि वहीं से डिटरमाइन होता है, तो इस एपिसोड के बाद थोड़ी सी पकड़ कमज़ोर होगी एलबीएमए की, आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ टाइम बीइंग है। अब आज आज जैसे लीज रेट कम होने से थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। लीज रेट कभी भी जब बढ़ता है तब अनसर्टेनिटी हो जाती है। और अभी आप जैसे देखोगे कि अगर वन साइड आप डिलीवरी मांग रहे हो, 500-600 टन अगर मूव करना है तो इट टेक टाइम। आपको इमीडिएटली 1 दिन 2 दिन में नहीं मिल सकता। तो ये टाइम बिंग था। अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि नो डाउट अगर टैरिफ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर बढ़ जाता है, अगर सेंट्रल बैंक की बाइंग होती है, यूएस चाइना की बाइंग हो जाती है, तो फिर से ये लीज रेट बढ़ सकता है। ओके। अच्छा, एक बात और कोठारी जी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो एपिसोड है, आपको लगता है कि बहुत लंबा नहीं चलेगा? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग गोल्ड बाई कर रहे हैं, है ना, जैसे मान लीजिए स्पॉट से प्रीमियम पे है फ्यूचर, तो स्पॉट में लिया और फ्यूचर में बेचा, लंदन से लिया न्यूयॉर्क में बेचा, क्या आपको लगता है कि अब थोड़े दिनों बाद ऐसा वक्त आ जाएगा कि जो लोग बाइंग में वो सेलिंग में भी आएंगे? क्या इसकी संभावना है? और अगर वो सेल करेंगे तो क्या एक बड़ी गिरावट आएगी फिर गोल्ड में सर?
मुझे मृत्युंजय जी नहीं लग रहा इतना जल्दी, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी है मार्केट के अंदर। डी डॉलराइजेशन का भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, लीज रेट है, टैरिफ है, चाइना बाइंग है, सैंक्शन है, बहुत से ऐसे इश्यूज है जो गोल्ड को हेज करने के लिए सपोर्ट करते हैं। एक ही मेटल गोल्ड ऐसा है जो एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर डॉलर वीक होता है तो गोल्ड हेज करते हैं, डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड हेज करते हैं। तो कोई भी सेलर मार्केट के अंदर नहीं है। अगर आप देखोगे तो सेलर ही ड्राई है। सेंट्रल बैंक की बाइंग होती है तो सेंटीमेंट पूरा वर्ल्ड का चेंज हो जाता है कि सेंट्रल बैंक बाइंग कर रही है, तो पब्लिक भी बाय करती है। ईटीएफ में भी बाइंग हो रही है, सेफ इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप कैश कॉस्ट देखोगे तो $1600-1700 के सामने आज $2900 गोल्ड, $2940-45 गोल्ड चल रहा है। तो उसके सामने देखो प्रॉफिट भी काफी है, फिर भी कोई माइंस वाले हेज नहीं करते हैं, ओपन मार्केट में बेचने को आते हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल कोई इतना इफेक्ट गोल्ड पे इतना भारी आएगा। नो डाउट ओवरबॉट काफी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं करेक्शन जरूर हो सकता है, बट ओवरऑल ठीक है। 3200 आराम से ओके। उसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी, एक करेक्शन आएगा, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट अभी भी मजबूत है। क्विकली 30 सेकंड में एक आखिरी सवाल सर आपसे, आप जवाब जानना चाहूँगा कि क्या ये बात ठीक है कि यूएस में का जो पूरा डेरिवेटिव का मार्केट है उसमें 80% से ज़्यादा कंट्रोल वहाँ के 3-4 बड़े बैंकों का है, और अगर 3-4 बड़े बैंकों का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है तो फिर क्या ये बैंक ही डिसाइड करेंगे आगे कि गोल्ड का प्राइस क्या होगा? देखिए बैंक प्राइस, देखिए प्राइस इसके ऊपर डिमांड के ऊपर रहती है। ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि प्राइस बैंक डिसाइड करती है। नो डाउट बैंक स्पॉट मार्केट को मॉनिटरेट करते हैं। इसके पहले अगर आप 20-25 साल पहले देखेंगे तो बैंक इसमें कहीं थी भी नहीं। जैसे क्रेडिट स्विस था, जॉनसन मैथ्यूज थे, तो माइंस वाले गोल्ड बेचते थे। बाद में धीरे धीरे आपने देखा होगा ये 90s के बाद के अंदर में बैंक्स इनमें इन्वॉल्व हो गए, बैंक्स प्राइस को कंट्रोल करने लगे। नो डाउट है 5-6 बड़ी बड़ी बैंकें जो होल्ड भी करती है और उसको प्राइस भी मेंटेन करती है और प्राइस भी देती है। नहीं तो अगर बैंक्स नहीं होगी तो आपको टू वे कोड भी नहीं मिलेगा। तो परफेक्ट। बैंक्स नो डाउट है इसको कंट्रोल करती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल में